हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज का करंट अफेयर पढ़ने की कोशिश करेंगे, साथ साथ हम लोग जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला करंट अफेयर है कि वेयर इज किलाड़ी म्यूजियम। देखिए, किलाड़ी जो म्यूजियम है इसके न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो तमिलनाडु के सीएम है जिनका नाम है एम के स्टालिन जी, उन्होंने इसका इनोग्रेट किया है। इनोग्रेट कहाँ पर किया है, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये। तो ये म्यूजियम में ऐसा क्या है, देखिए जैसे अपने अगर हम बात करें इंडिया में, नॉर्थ इंडिया पार्ट है, साउथ इंडिया। सो नॉर्थ इंडिया के अंदर डिफरेंट डायनेस्टीज हुई है, मौर्याज हुए हैं, ऐसे गुप्ताज हुए हैं। ऐसे ही एक साउथ इंडिया के अंदर भी एक फेज रहा है, उसका नाम होता है संगम लिटरेचर। ये ऐसा टाइम पीरियड था जहां पर उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्पेशली फॉर द लिटरेचर काफी डेवलपमेंट देखने को मिली है। तो उस टाइम के जो भी एक्सकेवेशंस हैं, मॉडल्स हो गए, शिप्स के हो गए, एंटिक आइटम्स हो गए, उन सबको शोकेस करेगा ये। अब इसकी कितनी कॉस्टिंग है ये सब मैंने डाल दिया, वैसे जरूर नहीं है एग्जाम के लिए, इतना कहाँ तक याद करोगे आप, लेकिन बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। सो म्यूजियम की फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। ठीक है, सो द म्यूजियम हाउसेज ओवर 15,000 unique artifacts unearthed between the 4th century to 8th century phase of the excavations by the Tamil Nadu State Department of Archaeological since 2018. The excavations revealed the existence of an urban civilization in Tamil Nadu during the Sangam age, contemporary to the urban life recorded to the Gangetic plains. ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है कि युवा उत्सव इंडिया 2047 क्या हुआ है। देखिए, यूथ जो हमारी मिनिस्ट्री है हैज ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट कॉल्ड युवा उत्सव इंडिया 2047, क्योंकि इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया द इवेंट विल बी हेल्ड फ्रॉम मार्च टू जून। तो आप इस वीडियो को अगर जून 2023 से पहले देख रहे हैं तो ये अभी चल रहा होगा। और बेनिफिट क्या होंगे, देखिए इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, हम लोग जानते हैं कि इंडिया है अभी डेवलपिंग फेज में है। यूथ आर द मेजर सोर्स सोशल एक्टर्स हु ब्रिंग रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। अगर आप कोई भी कंट्री को देखते हैं तो उसके जो यूथ होते हैं, इट इज अ मेन वर्क पावर, वही किसी कंट्री को डेवलप बनाते हैं। सो 62% ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन इज यूथ। अगर हम बात करें इंडिया की जो जनसंख्या है उसका 62% वो यूथ में कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे कि विद द क्राइम रेट इंक्रीजिंग इन द कंट्री, अगर जैसे हमारे कंट्री में हम देखा जाता है क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, सो इट इज इसेंशियल टू डाइवर्ट द यूथ इनटू फ्रूटफुल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। और जितने भी देखिए क्राइम किए जाते हैं नॉर्मली यूथ एज में ही किए जाते हैं, बच्चे कम करते हैं, ऐसे बूढ़े लोग हो जाते हैं वो कम करते हैं। तो अगर इतनी एनर्जी है तो उसको सही से चैनलाइज करने के लिए इसका जो ऑर्गेनाइज किया गया है। So it is essential to divert the youth into fruitful development activities. According to the NCRB, National Crime Record Bureau, the youth crime rate has increased by 4.7%. Roughly 5% हमें क्राइम देखने को मिला है, जो इम्प्रूव हुआ है। इम्प्रूव नहीं कहेंगे, I'm sorry, it is increased through the overall crime rate reduced in the country. The Yuva Utsav festival will help India in reducing crime rates by diverting the youth population toward the development activities. अब बच्चों के पास टाइम नहीं होगा, किसी अच्छे काम में लगाएंगे तो वे जो यूथ है उसमें क्राइम के लिए टाइम उनको कम मिलेगा, तो यहाँ पर हमें कम देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर आता है कि रेड टाइड्स होती क्या हैं। देखिए, कंटेक्स्ट तो ये है कि जो रेड टाइड्स हैं उनको अभी कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा में देखने को मिली हैं। ये नॉर्मली स्प्रिंग तक आते हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, एंड ये आज का फिनोमिना नहीं है, लगभग 1800 से गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास देखने को मिल रहा है। अब जो रेड टाइड्स होती हैं ये किसी के लिए भी नुकसानदेह है, लाइक स्विमिंग इन नियर और द रेड टाइड वाटर कैन कॉज स्किन इरिटेशंस, रैशेस, इरिटेटेड आईज एंड बर्निंग हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे रेड टाइड्स होती क्यों हैं, क्यों बनती हैं, एल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं, और इंडिया के अंदर भी ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं मिलता है, देखते हैं। सो रेड टाइड्स इज एन एल्गल ब्लूम। क्या होता है एल्गल ब्लूम, अभी बताऊंगा मैं। द ओशन प्लांट्स लिविंग इन द सी ग्रोस अनकंट्रोलेबल एंड कॉज अ ब्लूम। देखिए, होता क्या है कि ये हमारा एक ओशन ऐसा मान लेते हैं, यहाँ पर एल्गीज होती हैं, एक लिमिट में होती हैं तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ये ब्लूम की तरह काम करती हैं। अभी सबको दिखाने वाला हूँ फोटोग्राफ के थ्रू, डोंट वरी। तो उससे क्या होगा, जो उनकी पॉपुलेशन ओवर कंट्रोल हो जाती है उसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम। ठीक है, सो द ब्लूम कॉज्ड बाय रेड कलर एल्गी कॉल्ड द रेड टाइड्स। अब जो ये एल्गीज होती हैं लाल रंग की होती हैं, रेड कलर्स की एल्गीज होती हैं, जो ये लाल रंग देखने को हमें मिलता है, जैसे यू कैन सी रेड टाइड्स। और इस जब रेड एल्गीज होती हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी तरह जो इफेक्ट पड़ता है उसको बोलते हैं रेड टाइड्स। सो इट इज हार्मफुल टू द फिश, ये सभी के लिए नुकसानदेह होती है, मरीन मैमल्स हो सकते हैं, एंड ऑल्सो हार्मफुल टू द इफेक्ट ऑन द ह्यूमंस। हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, ऐसी फोटोग्राफ्स देखने को मिली हैं, तो दिस आर कॉल्ड एज रेड टाइड्स, हियर यू कैन ऑल्सो सी। तो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर क्या है, एल्गेज हैं और उनका ब्लूम हो गया है, तो उसकी वजह से हमें देखने को मिले। देखिए, एल्गल ब्लूम जो होता है और नुकसान रहता है सभी के लिए, और ये किसी भी चीज़ को अगर कोई लेक के बारे में देखते हैं तो इसको माना जाता है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या क्वालिटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज डिक्रीजिंग। सो अगर हम देखते हैं एल्गल ग्रोथ होती है 50% ज़्यादा हो जाती है, उससे क्या होगा
कि मैं पहले फोटोग्राफ में दिखा देता हूँ एल्गल ब्लूम देखने में कैसे लगता है। ये देखिए इस तरह से आपको देखने में लगेगा। ये जो ग्रीन कलर की एल्गी है और ये इसने पूरा का पूरा कवर कर लिया है सरफेस को। हियर कैन ऑल्सो सी दिस। तो आप समझ सकते हैं इनकी ग्रोथ किस लेवल तक हो सकती है। तो उससे क्या होता है जब एल्गी ग्रोथ बढ़ती है, एल्गल ब्लूम होता है, तो उससे क्या होता है कि जो पानी की जो क्लैरिटी होती है उसके ऊपर ग्लेयर डल गई है, तो जो क्लैरिटी कम हो जाएगी। उससे क्या होगा, जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो कम हो जाती है। अब लो डिसॉल्व ऑक्सीजन है बिकॉज प्लांट ज्यादा नहीं है उसके अंदर, क्यों सनलाइट होता क्या है, प्लांट तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, सनलाइट में ही फोटोसिंथेसिस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जब ग्रोथ नहीं हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो लेने वाले थे वो कम होगी और जो ऑक्सीजन है वो डिजोल्व कम देखने को मिलेगी। अब मान लीजिए पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन है ही नहीं, सो फिश जो होती हैं डेथ हो जाती हैं, फिर रिड्यूस एरोबिक बैक्टीरियाज, इंक्रीज न्यूट्रिशन लेस कम्पेयर टू द एल्गी। और उसके लिए हम देखते हैं कि एल्गल ब्लूम में देखने को मिलता है। आपने शायद एक्वेरियम में देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम के अंदर पंप लगाते हैं जो पानी को मूव कराता रहता है, हिलाता रहता है। वो इसलिए होता है कि जिसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको मेंटेन किया जा सके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सर ऐसा क्या है इसमें, रेड एल्गल ब्लूम का मतलब क्या है, क्यों इसमें यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है। सो रेड टाइड्स इज कॉज्ड बाय द टॉक्सिक एल्गे स्पीसीज नोन एज कैरेनिया ब्रेविस, ठीक है, इसके एल्गे का नाम है कैरेनिया ब्रेविस। इट अकर्स व्हेन द एल्गाई मल्टीप्लाई लार्ज नंबर्स एंड फॉर्म ब्लूम्स रिजल्टिंग इन द वाटर टर्निंग रेडिश ब्राउन। तो ये लाल ब्राउन कलर का ऐसा कुछ जाता है। द एल्गे प्रोड्यूस ब्रेविटॉक्सिन्स which is fatal for aquatic life and capable of the making human sick, ठीक है। So this could also block out the sunlight and deplete the water oxygen level. It was responsible for the death of over 22,000 tons of the marine between them. तो ये हमारे किसी काम का नहीं है क्या है, लेकिन आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि एल्गल से क्या क्या नुकसान होते हैं। देखिए एल्गल जो हम बात कर रहे हैं रेड टाइड्स अगर के बारे में, कब होती हैं ये नॉर्मली समर्स में और स्प्रिंग में देखने को मिलती है। व्हेन सनशाइन इज ड्यूरिंग दिस टाइम द वाटर इज वार्म, क्योंकि जब सनलाइट होती है तो पानी गर्म होता है और स्लो मूविंग होता है। ऑल्सो द वाटर इज रिच इन न्यूट्रिशन एज द रिवर्स आर फ्री फ्रॉम आइस। जो नदियां हैं वहां से जो मेल्ट ओशन जो मेल्ट वाटर होता है ओशन में जाकर ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो वाटर है वो भी न्यूट्रिशन रिच होता है एंड ऑल एडिंग मोर न्यूट्रिशन टू द सी। दिस एल्गल ब्लूम इज ऑलवेज मोर इन द एरियाज वेयर देयर इज अ मिक्सचर ऑफ द ब्रैकिश एंड द मरीन वाटर। देखिए पानी जो वाटर है हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेश वाटर, एक होता है ब्रैकिश वाटर BRACKIS, और एक होता है सॉल्ट वाटर। इसको हम लोग मेजर करते हैं PPT में, मतलब पार्ट पर 1000। अगर 1000 के अंदर कितने पार्ट सोल्ट के हैं इसका मतलब होता है PPT। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि 35 PPT, इसका मतलब क्या है कि 35 जो है पार्टिकल्स हैं वो सोल्ट के हैं आउट ऑफ 1000, हम उसको बोलेंगे 35 PPT। इसको हम शो कैसे करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो जो सॉल्ट वाटर होता है जो आपने ओशन का देखा उसको हम 35 स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं। इट कैन बी 34, इट कैन बी 36, और कुछ लेक्स ऐसी हैं जहां पर आपको 300 400 तक भी देखने को मिलता है। इवन जो डेड सी है उसकी 350 के आसपास होती है। तो सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि डेंसिटी सॉल्ट होगा, कंटेंट इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और वहाँ पर ये माना जाता है कि कोई भी आदमी होगा, कोई भी स्पीसीज होगा वो ड्रेन नहीं कर सकता है, लाइक वो फ्लोट करता रहेगा बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी, ठीक है। ब्रैकिश फ्रेश वाटर के अंदर हम लेकर चलते हैं 0 to 6 होता है कि है ही नहीं। और ब्रैकिश का मतलब होता है 6 से लेके 20 के आसपास। अगर इन दोनों के बीच का है उसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर, ठीक है। और यहाँ पर एक जीके कंसेप्ट समझ लेते हैं। जीके का कंसेप्ट है यहाँ पर, उसको बोलते हैं, देखिए सिस्टम्स होते हैं इकोसिस्टम, जैसे लैंड इकोसिस्टम है ऐसे इक्वेटिक इकोसिस्टम है। लैंड इकोसिस्टम का मतलब क्या है, कैसा इकोसिस्टम जो जमीन पर हो रहा है, लैंड पर हो रहा है। एक्वेटिक का मतलब पानी में हो रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है, कुछ एरिया ऐसा भी होगा जहां पर दोनों ही चीजें देखने को मिलेंगी। लैंड भी इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं लैंड भी है और यहाँ पर वाटर भी देखने को मिलेगा। बट हेयर यू कैन सी देयर इज नो वाटर, वाटर यहाँ पर नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर आपको लैंड नहीं है। तो एक ऐसा एरिया भी होता है जहां पर एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम की तरफ जाते हैं और ट्रांजिशन जोन होता है, और उस ट्रांजिशन जोन को बोला जाता है इकोटोन, ठीक है। तो आपको ये वर्ड भी याद रखना है, इकोटोन का मतलब क्या होता है। ये
इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और किसी भी एग्जाम में आसानी से पूछा जा सकता है कि इकोटोन का मतलब क्या है। इकोटोन का मतलब क्या होता है? इट इज एन इंटरसेक्शन एरिया वेयर टू डिफरेंट इकोसिस्टम मीट्स, जहां पर आपको दो इकोसिस्टम आपस में मिलते हैं, उसको बोला जाता है इकोटोन। फॉर एग्जाम्पल हियर इज द लैंड इकोसिस्टम एंड द एक्वेटिक इकोसिस्टम, और यहाँ पर जो बीच का ट्रांजिशन जोन है उसको बोलेंगे हम लोग इकोटोन। इसकी खास बात यह होती है कि इट इज हैविंग मोर बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर आपको मोर बायोडाइवर्सिटी मतलब अगर मान लीजिए इस इकोसिस्टम के अंदर 100 स्पीसीज रहते हैं और यहाँ पर मान लीजिए 200 के आसपास रहते हैं, यहाँ पर आप दोनों को मिलाकर देखेंगे तो लगभग 250 से लेकर 300, ये रफ आइडिया मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा एक ऐसी क्वालिटी होती है कि इट इज हैविंग द मोर बायोडाइवर्सिटी। रीजन बहुत लॉजिकल है कि यहाँ पर ऐसे स्पीसीज हैं जहाँ पर जो लैंड वाले भी रह सकते हैं और जो मरीन हैं वो भी रह सकते हैं, और जो इकोटोन सिस्टम होता है हर जगह हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, और यहाँ पर क्या डेजर्ट्स हैं, तो उनके बीच में क्या पड़ेगा, उसको बोलते हैं ग्रासलैंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे एवरग्रीन और यहाँ पर डेजर्ट, इसके बीच का जो होता है उसको बोलते हैं हम ग्रासलैंड्स। तो ग्रासलैंड क्या है, ये भी इकोटोन की तरह काम करते हैं। यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी अच्छी खास देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अपने इंडिया में ऐसा होता है कि डज एल्गल ब्लूम ऑकर्स इन इंडिया, अगर ऐसा है तो व्हाई डज द वेस्ट कोस्ट इज हैविंग मोर एल्गल ब्लूम देन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अगर इंडिया में ऐसा होता भी है तो ये क्यों बोला जाता है कि जो वेस्ट कोस्ट है, मतलब यहाँ पर आपको एल्गल ब्लूम ज्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगा। रीजन क्या है? देखिए, यस, द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज मोर प्रोन टू द एल्गल ब्लूम। एल्गल जो एल्गी लाइक आइटम्स, काइनोबैक्टीरिया, हेप्टोफाइट्स एंड रेफिफाइट्स cause an algal bloom in India. Most of the algal bloom occur during the retreat of the southwest monsoon and also during the pre-monsoon period. देखिए, जो मानसून है, किसी दिन हम बात करेंगे इसके बारे में भी, साउथ वेस्ट से स्टार्ट होता है, उसकी दो वे जाती हैं, एक ऐसे जाती है, दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है अरेबियन ब्रांचेस होती है, एक होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस। तो जब मानसून आता है हम उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। ये आपने जून जुलाई अगस्त में हम इसे मानसून को फील करेंगे। फिर क्या होता है, सितंबर अक्टूबर में क्या होता है कि जो यहाँ पर जो गई हैं विंड्स, ये वापस आती हैं। जब मानसून वापस आता है ना, इस तरह से वापस आएगा, उसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, या फिर उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट, कि जो मानसून गया था साउथ वेस्ट वो रिट्रीट कर रहा है, पहले तो गया था अब वापस आ रहा है। तो इस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलेंगी। तो किस दिन बात करेंगे मानसून के बारे में, डोंट वरी, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। द टेम्परेचर एंड द कंडीशंस आर मोर फेवरेबल देन दैट ऑफ द ईस्ट कोस्ट। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो एल्गल ब्लूम के लिए जो अच्छी कंडीशंस है वो वेस्ट में ज्यादा देखने को मिलती हैं। बोलेंगे ऐसे क्यों? ईस्ट कोस्ट इज मोर न्यूट्रिशियस देन द वेस्ट कोस्ट एज इट हैज मोर नंबर ऑफ द रिवर ड्रेनिंग, ठीक है। देखा जाए तो ईस्ट कोस्ट ज्यादा न्यूट्रिशियस है, क्यों? यहाँ पर गोदावरी, कृष्ण, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, बहुत सारे रिवर्स हैं, गंगा इवन यहाँ तक। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे गंगा डेल्टास, यहाँ पर आपको अच्छी खासी रिवर्स मिलती हैं। अब रिवर्स आती है, न्यूट्रिशन साथ में लेकर आती हैं, ठीक है। बट द टेम्परेचर एंड द वाटर करंट आर मोर सुटेबल फॉर द वेस्ट कोस्ट। यहाँ का जो टेम्परेचर है थोड़ा ज्यादा गर्म होता है, यहाँ पर थोड़ा ठंडा टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर सो मोर एल्गल ब्लूम ऑकर्स इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, इसलिए हमें जो वेस्ट कोस्ट की तरफ हमें एल्गल ब्लूम ज्यादा देखने को मिलेगा। और बाकी हम लोगों ने अभी ज्योग्राफी की हिस्ट्री स्टार्ट की है, तो अगर आप ज्योग्राफी इंप्रूव करना चाहते हैं कि कौन से कोस्ट में क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट जाकर भी वॉच कर सकते हैं। और बाकी यह है कि वीडियोस में काफ़ी टाइम लगता है बनाने में। प्लीज़ अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि आप इसी काम का है, तो प्लीज़ बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट कि बाकी स्टूडेंट भी इसका बेनिफिट उठा सके और हमें भी अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि लाइक करने से कुछ आपका जाएगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता मुझे पैसे मिल रहे हैं लाइक के, लेकिन होता क्या है कि जो एल्गोरिथम है यूट्यूब का, वो देखता है कि इस वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये वीडियो को प्रमोट कर देगा, ठीक है। तो फिर आता है कि व्हाट इज द मून टाइम जोन। मून टाइम जोन क्या है? अर्थ टाइम जोन तो अभी डिस्कस किया था, ज्योग्राफी क्लास में डिस्कस किया था हमने, पर ये मून टाइम जोन क्या है? देखिए, हुआ क्या है कि ईएसए, जैसे अपना इंडिया में इसरो है, नासा है यूएसए का, ऐसे ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसने ये बोला है कि हमें जो पूरे मून पे बहुत सारे लूनर मिशन काम कर रहे हैं, इंडिया का चंद्रयान है, ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग मिशन वो हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेट सही हो, उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड मून टाइम फिट कर देना चाहिए। सो इट हैज कॉल्ड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन एंड कंसेशन टू स्टेबलाइज इट। और ये
ये ऐसे बोल रहा है कि हमें इस तरह से सारी कंट्री से बात करेंगे, उसके बाद हमें ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए. सो मून टाइम जोन हैज बीन प्रपोज्ड फॉर स्टेबलाइजिंग अ यूनिवर्सल टाइम कीपिंग सिस्टम दैट विल सिंपली कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट लूनर मिशंस. तो जो लूनर मिशन हुए हैं, यहाँ पर मिशन चल रहे हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेट स्थापित किया जा सके. सो द प्रपोजल हैज कम इन द रिस्पॉन्स टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द लूनर मिशंस बीइंग प्लान्ड and launched by different countries and entities with the sum of the upcoming missions including जापान का M1 लूनर लैंडर मिशन आने वाला है, नोवा सी लैंडर है और ये सब चीजें. इवन इंडिया का भी अपना चंद्रयान 3 भी आने वाला है. सो इसको प्लान किया जा रहा है. तो क्या काम कैसे काम करेगा? सो दी लाइक द GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जोन ऑफ द अर्थ विच हैज 24 डिफरेंट टाइम जोन. अपनी अर्थ में हमने क्या किया, प्राइम मेरिडियन है, फिर हमने क्या करा, इस तरह से लाइंस बनाई गई हैं. ठीक है, इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं सेंटर वाली को, और उसके पीछे क्या होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन होता है. उनको भी डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी वाली क्लास में, डोंट वरी. तो अपनी जो अर्थ को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है. सो द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव जोन ऑफ द अर्थ इज 1 आवर. तो एक लाइन के बीच में दूसरा लाइन का जो डिफरेंस होता है वो लगभग 1 आवर आता है. लगभग क्या, एक्जेक्टली 1 आवर आता है. और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारा जो कितना है 82.5 के आसपास रखा जाता है. क्यों रखा जाता है? क्योंकि 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर. तो हम लोगों ने क्या किया कि 75, तो हमने एक प्लस 7.5 ऐड कर दिया. 75 से क्या होता है, 75 से हमारा हो जाता है कि 5 आवर्स, और 7.5 का मतलब होता है हाफ एन आवर. तो 5.5 घंटे हम लोग आगे चलते हैं. तो एक मतलब राउंड ऑफ करने के लिए कि हमारे 3 घंटे 4 घंटे या एटलीस्ट 3.5 घंटे 4.5 घंटे उसके लिए बनाया गया. So the time zone 50 degree wide. This zero time zone start with the Greenwich meridian. Of course, similarly based on the rotation and the revolution of the moon, our time zone should be created for the moon. This is referred as a moon time zone. तो अभी ये प्रपोजल है, इसके ऊपर काफी कुछ आपको देखने को मिल सकता है इन कमिंग डेज और मंथ्स. देखते हैं कुछ डेवलपमेंट होगा, उसको ऊपर हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे. फिर क्या हुआ है कि एक एग्जीबिशन रखी गई है, उसका नाम है री एड्रेस. मतलब क्या है, री एड्रेस. सो रिटर्न ऑफ द ट्रेजरर्स क्या है? सो द रिटर्न ऑफ द ट्रेजरर, ये नाम है एग्जीबिशन का. विच फीचर्स 26 रिपेटेटेड इंडियन एंटिक्विटीज विल बी डिस्प्लेस्ड इन द नेशनल कैपिटल. तो आप दिल्ली में इसको देख सकते हैं. एज पार्ट ऑफ द एफर्ट टू रेज अवेयरनेस अमंग द प्रिवेंशन ऑफ द इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ एंटिक्विटीज. देखिए, जो हेरिटेज होती है उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ऐसा नहीं है कि गोल्ड का आइटम है. उसकी वैल्यू है क्योंकि बहुत पुराना है, इट रिलेटेड टू अवर हिस्ट्री. तो उसमें क्या होता है कि लोग इलीगली उनको भेज देते हैं, बेच देते हैं उन, और ये इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए ये एग्जीबिशन बनाई गई है. सो इंडिया इज रिच इन कल्चरल हेरिटेज. हम लोग जानते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड स्टार्टेड इन इंडिया. सो दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ इंडियाज अबंडेंट रिसोर्सेज एंड द फर्टिलिटी. अनफॉर्चुनेटली हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स वर स्टोलन फ्रॉम इंडिया. इंडिया में आपने देखा होगा पहले बाहर के लोग आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, उन लोगों ने चोरी कर चले गए. आज के टाइम के अंदर भी हमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड देखने को मिलता है. अनफॉर्चुनेटली हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स वर स्टोलन फ्रॉम इंडिया. विद रिसेंट एफर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेवरल स्टोलन क्राफ्ट एंड आर्टिफैक्ट्स वर रिटर्न बैक. तो अभी इंडिया इसमें काफी एक्टिव पार्टिसिपेट कर रही है, और इसकी वजह से ही बहुत सारी कंट्रीज ने इंडिया को, जो इंडिया के रिसोर्सेज उनको रिटर्न कर दिया गया. इवन अगर हम बात करें कि यूएसए अलोन रिटर्न इन मोर देन $50 बिलियन वर्थ ऑफ आर्टिफैक्ट्स टू इंडिया इन द लास्ट 5 years. तो $50 मिलियन के समान यूएसए ने हमें दिया है खुद. अब ये दिया हुआ ना, कुछ एहसान नहीं किया हम पे, बस हमारा था इसलिए हमें दे दिया. सो द एग्जीबिशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज द आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री. Also, the stolen artifact fuel illegal trade. The illegal trade of the precious artifacts contribution to terrorism. The reputation will help to reduce the demand of the illegally obtained antiquities. Clear है? चलो, लास्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं इस वीडियो का कि इंडियाज बैन ऑन ब्लड डोनेशन बाय द गे एंड ट्रांसजेंडर पीपल. देखिए, इंडिया के अंदर हम ऐसा इंडियन अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई ऐसी बीमारी नहीं है, डिजीज नहीं है, नॉर्मल चेकअप होता है, हम लोग एंटाइटल्ड हैं. इट्स लाइक इट्स लाइक फीलिंग ऑफ द प्राउड. तो इसलिए लोग करते हैं और करना भी चाहिए. ठीक है, लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पर गेज जो है और ट्रांसजेंडर पीपल हैं, उनको हम अलाउड नहीं करते हैं. हम क्या, मतलब इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग टू डोनेट ब्लड. सो इन इंडिया गेज एंड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल फेस डिस्क्रिमिनेशन इन मेनी फॉर्म्स. हर जगह देखने को मिलता है, लोग उनको रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनकी डिग्निटी, बेसिक ह्यूमन भी नहीं समझते हैं. कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये है. वन सच डिस्क्रिमिनेशन इज द बैन ऑन देम डोनेटिंग ब्लड.
उनको यहाँ तक बोला जाता है कि आप अगर आप गे हैं या फिर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि आफ्टर पिटिशन वाज फाइल्ड टू चैलेंज दिस बैन, द इंडियन गवर्नमेंट डिफेंडेड द एक्सक्लूजन ऑफ द बाई। अब क्या हुआ, एक पिटिशन फाइल की गई और कोर्ट में गया, तो कोर्ट में पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। ये देखा गया है दैट कैटेगराइज द ट्रांसजेंडर गे कम्युनिटी इन द एट रिस्क ग्रुप ऑफ द HIV हेपेटाइटिस बी सी इन्फेक्शन। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि ऐसे में साइंटिफिक स्टडीज हैं जहां पर जो गेज एंड ट्रांसजेंडर हैं उनके ऊपर HIV के हेपेटाइटिस बी और सी होने के ज़्यादा रिस्क हैं। तो इसीलिए इसको किया गया है। अगर हम देखा जाए कि व्हाट आर द रूल्स प्रोवाइडिंग ब्लड डोनेशन बाय द ट्रांसजेंडर इन द गेज कम्युनिटी क्रिटिसाइज, सो द बैन ऑन द गेज एंड ट्रांसजेंडर पीपल डोनेटिंग ब्लड वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1980s। तो 1980s में जाकर इनको बैन कर दिया गया। अब क्यों बैन किया गया, क्योंकि वहां पर HIV एड्स के बारे में काफी अवेयरनेस फैलाई जा रही थी और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम लोग उनको चेक कर पाए। So when the information on detecting and transmitting HIV/AIDS were less advanced, at the time people were not fully aware of the modes of transmission of the virus. तब इतनी जानकारी नहीं थी and there was no reliable test or to detect HIV in blood donation. सो ये देखा गया कि इतनी टेक्निक नहीं है और रिस्क है, तो ये सिंपल पूरा का पूरा ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया कि कोई भी ट्रांसजेंडर गैन जो गे होता है उसको हम ब्लड डोनेट नहीं करने देंगे। द फियर ऑफ HIV ट्रांसमिशन लीड टू द एक्सक्लूजन ऑफ द गे एंड ट्रांसजेंडर पीपल फ्रॉम डोनेटिंग ब्लड इन मेनी कंट्रीज, इवन इन इंडिया ऑल्सो। हम लोग इंडियंस हैं तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो द इंडियन गवर्नमेंट जस्टिफाई द बैन ऑन साइंटिफिक ग्राउंड स्टार्टिंग दैट द कम्युनिटी इज एट द हायर रिस्क ऑफ द HIV हेपेटाइटिस बी एंड सी इन्फेक्शन। हाउएवर एक्टिविस्ट आर्ग्यू दैट द बैन इज डिस्क्रिमिनेटरी। अब जो उनके अगेंस्ट हैं वो ये बोल रहे हैं कि बैन ऐसा नहीं लगा सकते हो कि ऐसा होता है, कोई एविडेंस लाइन आपके पास। सो एक्टिविस्ट आर्ग्यूज दैट द बैन इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड वॉलेट द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी। हमारा संविधान हमें राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड कराता है तो उसके खिलाफ है। राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि हम लोग कानून की नजरों में, संविधान की नजरों में बराबर हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और सब कुछ, कई सारी चीजें हो रही है। पॉलिटी के बारे में भी अगर आपको पढ़ना है तो मुझे बताइए, मैं एक पॉलिटी की भी बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज लेकर आने वाला हूँ जहां पर हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो एक नॉर्मल सिटीजन एज ए स्टूडेंट पता होने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सो दे आर्ग्यू दैट the government stand is based on the outdated stereotypes and it is not the line with the current medical knowledge of HIV transmission and the prevention। तो जो एक्टिविस्ट हैं वो यही बोल रहे हैं कि जो आप बता रहे हो ये बहुत पुरानी सोच है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है। आज काफी कुछ चेंज हो चुका है, तो वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड। अगर हम बात करें दूसरी कंट्रीज में भी ऐसा कुछ है क्या, सो व्हाइल मेनी कंट्रीज स्टिल हैव रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ब्लड डोनेशन बाय द गेंस्ट ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल, सम हैव प्रपोज्ड गाइडलाइन टू ईज दिस रेस्ट्रिक्शंस। देखिए बहुत सारे कंट्रीज हैं तो वहां पर भी बैन किया गया है, पर कुछ कंट्रीज हैं जहां पर रिलैक्सेशन हमें गाइडलाइन वगैरह प्रोवाइड की गई है। फॉर एग्जांपल द यूनाइटेड स्टेट्स लिफ्टेड लाइफ टाइम बैन। तो यूएसए ने बोल दिया है कि हम बैन तो नहीं, लाइफ टाइम बैन तो नहीं लगाने वाले हैं ऑन द ब्लड डोनेशन ऑफ द गेज एंड बाइसेक्सुअल मैन इन 2015 एंड रिप्लेस इट विद द 1 year डिफर्ड पीरियड ऑफ मैन who have had sex with other men, कि अगर कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं 1 साल तक तो आप डोनेट कर सकते हैं। सिमिलरली यूके हैज 3 month डिफर्ड पीरियड, और यूके का 3 महीने का टाइम पीरियड है गे एंड बाइसेक्सुअल मैन। हाउएवर दिस गाइडलाइंस हैव बीन क्रिटिसाइज्ड बाय द एक्टिविस्ट, और इनको भी गाइडलाइन को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है फॉर बीइंग डिस्क्रिमिनेटरी एंड बेस्ड ऑन स्टेरियोटाइप्स। तो ये बोल रहे हैं 3 महीने का मतलब क्या है, 1 साल का मतलब क्या है, और हैविंग एन फिजिकल रिलेशन डज नॉट मीन कि बीमारी होंगी, डिसीज होंगे या कुछ है। सो दे आर्ग्यू दैट द डिफर्ड पीरियड्स आर नॉट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर बट ऑन सेक्सुअल ओरिएंटेशन व्हिच इज नॉट लायबल इंडिकेटर ऑफ HIV ट्रांसमिशन। ठीक है, तो देखते हैं इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट आती है। और चलो एक और डिस्कस कर लेते हैं, पेज खुल के है तो, कि RRR का जो है उसका है तो काफी जीके में पूछे जाने वाला है। कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे, किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो इसको तो रट्टा मार लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, सो द तेलुगु फिल्म RRR हैज गेन्ड ग्लोबल अटेंशन फॉलोइंग द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग विन फॉर नातू नातू at 2023 Oscar. The film fiction is narrated the life of real life Indian freedom fighters Alluri Sitarama, Raju and Komaram Bhim. Both of the revolutionaries have led tribal people in the present day Andhra Pradesh to oppose the dominance of the Nizams and the Britishers. They lost their life at the young age during their fight against the colonization. तो आपने आई होप ये वीडियो देखी होगी, मूवी देखी ली होगी आपने। ठीक है, सो चलो आज का हम लोग यहाँ पर ही रखते हैं, और आई थिंक 2 वीडियो और आएंगे इस महीने की। उसके बाद हम लोग इस मंथ करंट अफेयर हम लोग खत्म कर चुके होंगे, फिर हम लोग उसको रिव्यू करेंगे कि 1 महीने में कितना डिटेल में पढ़ना चाहिए। और बिलीव करो कि मैंने जितना पढ़ा सकता था उसका सिर्फ 10% हम लोगों ने डिस्कस किया है। बहुत कुछ होता है प्रेजेंटेशन वर्कआउट करना, फिर देखा है कि हम लोग सच में किसी भी एग्जाम में इतना डिटेल पूछा जाएगा नहीं जाएगा। लाइक हम उस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, शायद ये किसी भी एग्जाम को आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, उससे बाहर नहीं आना चाहिए। तो
ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम, और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर तो करना ही आप लोगों को सभी को, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू, बाय।